तो एक जो क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित है, ठीक है ना, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो है हमारा आज का टॉपिक, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये पहला लिख लो। ये जो अभी तक हम इनको सब जो लिखने वाले हैं ना, वो हम पढ़ चुके हैं सारे, उनके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है ना, अब उन सबको मिला के हमने यहाँ पे कुछ नियम बनाए हैं। जैसे पोस्टुलेट्स क्या होते हैं कि पहले हम कल्पना करते हैं, मानते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, और फिर उनको सिद्ध करके उनको सिद्धांतों के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। तो अभी तक हम कुछ मानते हुए, कल्पनाएं करते हुए उनको हमने सोल्व कर लिया है, उनको सिद्ध कर लिया है, तो उन सिद्धांतों के रूप में हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो पोस्टुलेट बन गए। तो अब उनको हम कुछ है तो सीक्वेंस वाइज से 5-7 है उनको उतार लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम उनके बारे में देख चुके हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या देखा कि देखो जो भी क्वांटम सिस्टम है, ठीक है ना, जो भी क्वांटम सिस्टम है, उस क्वांटम सिस्टम की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो डायनेमिक्स है, गतिकी है, डायनेमिक्स का मतलब समझते हो ना, उनकी मतलब अवस्था क्या है, उसकी वेलोसिटी, कोई एज एग्जाम्पल ले लो, कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, संवेग क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है ना, स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें डायनेमिक्स में आती है। ठीक है, गतिकी के अंदर। तो उस सिस्टम की या उस पार्टिकल की गतिकी क्या है, उस गतिकी को समझने के लिए हमको एक वेव फंक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट यही है कि प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए, प्रत्येक भौतिक निकाय की या के लिए, प्रत्येक भौतिक निकाय की एक काम पर आप बाहर बंद क्योंकि तेरे को समझ में आ रहा है चीजें सब कोई मतलब प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था के लिए एक तरंग फलन या इसको हम अवस्था फलन भी बोलते हैं, अवस्था फलन साई आर टी होता है या दिया जाता है या परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, सारे समझ गए। तो जो भी भौतिक निकाय है, उस भौतिक निकाय की जो भी अवस्थाएं हैं, उस अवस्था को बताने के लिए हम एक वेव फंक्शन या जिसको हम अवस्था फलन भी बोलते हैं, ठीक है ना, साई आर टी परिभाषित करते हैं। ठीक है ना, या होता है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो साई आर टी है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और आई है जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की ना, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन और आई, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कि ये जो साई आर टी है वो एक मानी होता है, परिमित होता है। ठीक है, ये सतत होता है, साई सतत होता है, इसके जो फर्स्ट अवकलज है वो सतत होते हैं। ठीक है ना, अनंत के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है ना, ये कुछ वैल्यू इसकी हैं। इसी के साथ ये हमको प्रायिकता भी देता है। ठीक है ना, प्रायिकता भी देता है। प्रायिकता क्या होती है, साई आर टी का मोड का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी के साथ ये
हमको प्रायिकता भी देता है, ठीक है ना। और प्रायिकता का मतलब तो आप जानते हो कि पार्टिकल की किसी पोजीशन के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कि पार्टिकल यहाँ पे पाए कितना % पाया जा रहा है, ठीक है ना, 20%, 30%। ओके, दूसरा है दूसरा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक, कि आपके पास कोई एक वेव फंक्शन, इसको ऊपर कि आपके पास कोई एक वेव फंक्शन किसी जो भौतिक निकाय है, ठीक है ना, उस पार्टिकल के या पार्टिकल है उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन साई 1 है, दूसरा वेव फंक्शन साई 2 है, तीसरा वेव फंक्शन साई 3 है ना। ऐसे बहुत सारे एक ही पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो या एक ही निकाय के करस्पॉन्डिंग, तो उन ये जो फंक्शन है, तरंग फलन है, इनका सुपरपोजिशन भी एक नया वेव फंक्शन होगा जो उस निकाय की या पार्टिकल की एक नई अवस्था को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए। तो इसको आप ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप फिजिक्स की फॉर्म में लिख लो। अध्यारोपण के सिद्धांत में यदि किसी भौतिक, ठीक है ना, भौतिक निकाय, यदि किसी भौतिक निकाय की एक अवस्था के संगत तरंग फलन साई 1 है, ठीक है ना, तथा उसी निकाय की अन्य अवस्था के संगत तरंग फलन संगत, ठीक है ना, अन्य या दूसरी अवस्था के संगत तरंग फलन साई 2 है, तो साई इक्वल टू, तो थोड़ा एक देखिए ना, इनका रेखीय संयोजन, रैखिक संयोजन क्या है, ठीक ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संयोजन साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 भी, ठीक ना, रैखिक कॉम्बिनेशन, रैखिक संयोजन या लीनियर कॉम्बिनेशन साई, ये भी भौतिक निकाय या निकाय का अवस्था, निकाय का अवस्था फलन होगा, ठीक है। ये भी देख चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। तीसरा, संकारकों की बात कर चुके हैं हम, ठीक है ना। संकारक की जो भी हमारे भौतिक निकाय हैं और भौतिक निकायों की जो गतिकीय चर होते हैं, गतिकीय चर मतलब स्थिति, वेग, संवेग, एनर्जी, है ना, ये सारे, ठीक है, जो गतिकीय चर होते हैं, तो उन गतिकीय चरों के करस्पॉन्डिंग हम एक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर संकारक को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना।
जैसे स्थिति है तो स्थिति के करस्पॉन्डिंग एक संकारक होगा, मोमेंटम है, ठीक है, संवेग p, ची समय में तो ची समय भौतिकी में तो हम उसको p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, p इक्वल टू mv, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग एक संकारक होगा, p इक्वल टू माइनस आइटा एच का डेल लिखते हो ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक संकारक होगा। ऐसे एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक संकारक होगा, ठीक है ना, आई एच का डेल अपॉन डेल टी, ठीक है ना, लिखते हो। तो ये तीसरा वही है यहाँ पे कि लिख लो क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी में प्रत्येक गतिकीय, क्वांटम भौतिकी में प्रत्येक गतिकीय चर, ठीक है ना, प्रत्येक गतिकीय चर ये जानते लिख लेना, संवेग, स्थिति, ठीक है, ऊर्जा, ये गतिकीय चर होते हैं आदि, और बहुत सारे हो सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, टोटल ऊर्जा है, तो आदि गतिकीय चर के संगत, क्वांटम भौतिकी में प्रत्येक गतिकीय चर के संगत संकारक परिभाषित किए जाते हैं, ये किए जा सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, चौथा आइगन मान पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आइगन मान क्या बताते हैं कि जो भी आपका भौतिक निकाय है ना, उस भौतिक निकाय की किसी अवस्था के करस्पॉन्डिंग हम यदि एकदम शुद्धता के साथ वैल्यू का मापन करते हैं ना, कि एक फिक्स वैल्यू का परिशुद्ध मापन करते हैं, तो परिशुद्ध मापन में हमेशा क्या होता है, जो संकारक होता है, संकारक के आइगन मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। कि जैसे हम बात करें कि कोई भी पार्टिकल है, उसकी पार्टिकल की हम मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका हमको एक ही मोमेंटम मिले, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इस ऑपरेटर की फॉर्म में इसके ऊपर, ठीक है, और हमको इसका कुछ आइगन वैल्यू मिलेगा, कुछ भी मिल जाए पीछे से, है ना, ये पी मिल जाए, पी साइन, ओके। तो ये इसका क्या है, ये आइगन मान है, ठीक है ना। तो जब इस किसी भी निकाय का हम परिशुद्ध मापन करते हैं, किसी भी गतिकीय चर का, किसी भी निकाय के गतिकीय चर का हम परिशुद्ध मापन करते हैं, तो इस परिशुद्ध मापन में हमेशा उसका आइगन मान प्राप्त होता है हमको, है ना, ठीक है। तो लिख लो एक भौतिक निकाय की भौतिक निकाय के किसी गतिकीय चर का, ठीक है ना, गतिकीय चर का परिशुद्ध मापन, एक भौतिक निकाय के किसी गतिकीय चर के परिशुद्ध मापन, है ना, शुद्धता के साथ, ये बोलते हैं इसको प्रिसाइज, PRECISE, प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है ना। परिशुद्ध मापन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ओके। गतिकीय चर की परिशुद्ध मापन में ये जो गतिकीय चर है, गतिकीय चर के संगत क्या होता है, एक संकारक होता है ना, तो उस और आइगन मान किसका होता है, उस संकारक का होता है, यही पढ़ा है ना, ये है ए साई इक्वल टू ए साई, तो ये किसका वैल्यू है, इसका ऑपरेटर का, है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या बोल रहा है कि परिशुद्ध मापन में गतिकीय
चर के संगत, गति के चर के संगत या गति के चर के संगत या गति के चर का जो संकारक होता है, गति के चर के संगत संकारक, गति के चर के संगत संकारक का आइगेन मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये तो परिशुद्ध मापन के लिए है ना। अब ध्यान देना इधर, जब हम परिशुद्ध मापन करते हैं तो जो आइगेन मान है, ये आइगेन मान प्राप्त होता है उस गति के चर के। लेकिन यदि हम यहाँ पे सिर्फ एक निकाय की बात न करके बहुत सारे निकाय ले लें, है ना, या फिर एक ही निकाय के हम कई बार प्रेक्षण लें, ठीक है ना। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना लैब के अंदर कि आपके पास जैसे पेंडुलम है, ठीक है ना, तो पेंडुलम के 3-4 बार प्रेक्षण लेते हो ना, या 10 बार लेते हो, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो जिसके आप जितने ज़्यादा पर प्रेक्षण लोगे उतनी ज़्यादा आपको सटीकता के साथ जो वैल्यूज मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही जब या तो बहुत सारे निकाय हो, ठीक है ना, बहुत सारे निकाय हो, या फिर एक ही निकाय के बहुत सारे प्रेक्षण लिए जाए, तो उस स्थिति में हमको जो वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, वो उसकी औसत मान होती है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रेक्षण लिए जाएंगे तो उनका औसत ही लेते हैं हम लास्ट के अंदर, तो औसत मान होंगे। तो हम चीज समझ भौतिकी के अंदर या नॉर्मल डेली लाइफ में तो हम उसको औसत के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या बोलेंगे, उनको प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उनको, एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो औसत मान ही है, ठीक है ना। जैसे आपने 10 प्रेक्षण लिए तो 10 प्रेक्षण का आप औसत लेते हो, है ना, कि जो हमारा मेन वैल्यू है वो ये होगा, औसत लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि आपने ये बताया कि जो प्रत्येक पार्टिकल होती है उसकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे फिक्स नहीं होती, हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रेक्षण में भी प्रोबेबिलिटी घुस जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेते हैं तो जो औसत लेते हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाती है, तो इसलिए इसको हम प्रत्याशा मान बोल देते हैं कि एक जो हमको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, है ना, जो हम उम्मीद कर रखे हैं, है ना, कि ये मान तो हमारे को प्राप्त होना ही चाहिए, वो मान को हम ऐसे बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन। ओके, तो ठीक है, तो ये जो नॉर्मल औसत मान ही होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसको थोड़ा सा अलग टाइप से निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, औसत प्रत्याशा मान। तो देखो इसको ऐसे लिखना, किसी तरंग फलन साई आर टी से वर्णित, ठीक ना, किसी तरंग फलन साई आर टी से वर्णित भौतिक निकाय समूह है, ठीक है ना। साई आर किसी ये साई आर वेक्टर टी से वर्णित भौतिक निकाय समूह है कि किसी गतिकीय चर का मान, ठीक है ना, गतिकीय चर का मान। यहाँ पे भी यही था, लेकिन यहाँ पे परिशुद्ध मापन था, ठीक है ना, सिंगल एक मापन में, है ना। और यहाँ पे वर्णित समूह की बात कर रहे हैं हम, है ना, बहुत सारे प्रेक्षणों की बात कर रहे हैं या बहुत सारे समूह की बात कर रहे हैं। जैसे आपने एक सिंपल एग्जांपल लेके देखें तो जैसे 10 पेंडुलम है ना, जो पेंडुलम का एक किया है ना आपने प्रैक्टिकल, तो 10 पेंडुलम एक साथ ले लिए अपने,
है ना, और सबको एक ही पोजीशन के ऊपर लाके रख दिया। पेंडुलम ये होता है, ठीक है। अब इन सबको एक ही पोजीशन के ऊपर लाके रख दिया, सेम पोजीशन के ऊपर है। तो अब सब सेम पोजीशन के ऊपर है, तो इसका मतलब उनकी सबकी अवस्था सेम है। सबकी अवस्था को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई आर टी से। तो ये जो लिखा है ना हमने कि किसी तरंग फलन साई आर टी से वर्णित, है ना, भौतिक निकाय समूह है। तो यहाँ पे समूह हो गए, ये 10 पेंडुलम हो गए, है ना। तो अब इनको सबको एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है, सबको एक साथ छोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए, जब सारी चीजें एक समान है, ठीक है ना, सारी भौतिक अवस्थाएं एक समान है, तो हमको प्रेक्षण भी सारे एक समान ही मिलने चाहिए, ठीक है ना। कि पहला प्रेक्षण जैसे टाइम मान लो कि इसको पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है ना, तो सबको यहाँ से फिर यहाँ तक आने में टाइम सेम लगना चाहिए, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हो सकता है कि सेम लगे, ठीक है, लेकिन यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स में इनको कैलकुलेट करोगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स में इनकी बात करोगे, तो ये सभी के 10 टाइम आपके पास डिफरेंट आएंगे, समझ गए, 10 के 10 वैल्यू डिफरेंट आएंगे। तो ये जो डिफरेंट आए ना, इनका फिर आप औसत लोगे, ठीक है ना, कि हमको एक वैल्यू चाहिए तो इनका सबका औसत होगा, औसत लोगे तो उस औसत को हम क्या बोलते हैं? प्रत्याशा मान, समझ गए, उस औसत मान को प्रत्याशा मान बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ साई आर टी कि जो हम समूह ले रहे हैं वो एक सेम पोजीशन के ऊपर हो गया, है ना। ओके, तो भौतिक निकाय समूह के किसी गति के चर का मान, गति के चर का मान, गति के चर इसके संगत क्या होगा? गति के संकारक होगा, ठीक है ना। तो उस गति के संकारक के करस्पॉन्डिंग जो प्रत्याशा मान आएगा वो वैल्यू है। तो गति के चर का मान या मान के मापन में कर दो, क्या मान या के गति के चर के मापन में, ठीक है ना, प्रत्याशा मान, ठीक है ना, ये औसत मान ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। गति के चर के मापन में प्रत्याशा मान या औसत मान प्राप्त होता है, ठीक ना, जो निम्न होता है, इसको हम प्रत्याशा मान निकालना आता है ना, फॉर्मूला देखा है। तो इसको हम इससे एक और इस तरीके से लिखते हैं प्रत्याशा मान में, इंटीग्रल जो वेव फंक्शन दिया हुआ होता है साई आर टी, ठीक ना, ये ऑपरेटर होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका ये ऑपरेटर जो गति के चर है इसका ऑपरेटर होता है, और ये साई आर टी, ठीक है ना, और 1D है 3D है, ये 3D साई स्टार, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो है, ये देखो, ये साई मोड का स्क्वायर, ये तो है ना, साई मोड का स्क्वायर डीवी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है, यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो ये प्रसामान्यीकरण कंडीशन देता है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देता है, ठीक है ना। अर्थात ये क्या बताता है कि संपूर्ण आकाश में पार्टिकल कहीं ना कहीं पे पाया जाएगा, है ना, स्थित है। ओके, ये समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख दिया, तरंग फलन समूह है। ओके, चले आगे, हटा दो इसको। ये एक आइगन मान की बात हो गई, एक आइगन फलन की बात करते हैं।
देखो एक हम यहाँ पे ये लिखते हैं साई इक्वल टू समेशन सी एन साई एन, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये जो फलन है ये जो भौतिक निकाय है आपके, भौतिक निकाय की किसी अवस्था के संगत फलन है ना, अवस्था के संगत फलन है। और इस फलन को हम इस साई एन के रेखीय कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये समेशन लगा हुआ है, समेशन का मतलब ये है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, रेखिक संयोजन से लिख सकते हैं। और ये जो साई एन है, ठीक है, ये जो ये अवस्था है, ठीक है ना, ये भौतिक निकाय की जो अवस्था है उस अवस्था के करस्पॉन्डिंग जो हम गति के चर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, भौतिक निकाय की किसी गति की अवस्था लिख लो आप इसको, ठीक है ना, गति की अवस्था। इस गति की अवस्था के करस्पॉन्डिंग हम जो भी गति के चर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उस गति के चर के करस्पॉन्डिंग संकारक होगा, उस संकारक के करस्पॉन्डिंग ये वेव फंक्शन होगा, ठीक है ना, जिसको आप आइगन फलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस गतिकीय चर के संगत संकारक का आइगन फलन होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप कि किसी इसमें भी अभी डिफरेंस बताऊंगा आपको, है ना। इससे पहले हम ये एक और लिख चुके हैं, सेम ऐसा ही है, ठीक है ना, सेकंड वाले। तो उसमें इसमें तो किसी भौतिक निकाय की किसी गति की अवस्था, है ना, गतिकीय अवस्था के संगत फलन, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं, इस फलन को गतिकीय चर के संगत संकारक, गतिकीय चर के संगत संकारक के आइगन फलनों या अवस्था फलनों के क्या बोल रहे हैं इसको, रैखिक संयोजन, ठीक है ना, रैखिक संयोजन लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, रैखिक संयोजन के रूप में लिख देना या से लिख सकते हैं, एक ही बात है, रैखिक संयोजन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर बस 2 मिनट की क्लास हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। नहीं कोई डिस्टर्ब, 2 ही मिनट की क्लास है सर, लास्ट 2 मिनट में क्या करेंगे, 2 मिनट ठीक है। ये समझ में आया कि अब देखो उसमें इसमें क्या है, अभी हमने यहाँ पे जो बात की है ना वो आइगन फलनों की बात की है, ठीक है ना। किसकी बात की है, लिख सकते हैं, मतलब साई इक्वल टू समेशन सी एन साई एन, ठीक है ना। जहां ये जो सी एन होता है ये सम्मिश्र स्थिरांक होता है, सम्मिश्र स्थिरांक मतलब हमने देखो आज एक एग्जांपल किया है e⁻⁴x, है ना, वहां पे तो ये है, ये सम्मिश्र स्थिरांक हो सकता है ना, ये किसी को
तो ये देखो यहाँ पे जो सी एन की वैल्यू है, सी एन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं साई एन स्टार और ये साई और डी एक्स, ठीक है ना, या डी वी जो भी वैल्यू दे रखी है वो ले लेंगे, साई एन स्टार साई डी एक्स। ओके, ये वैल्यू सी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो ये है, ये आइगन फलनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जैसे अपने पास ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर है, तो एक एग्जांपल है इस एक्स आई इक्वल टू इस साइड। ओके, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लेना है। तो ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के इसके करस्पॉन्डिंग हो सकता है कि बहुत सारे आइगन फलन हो, ठीक है ना, जैसे एस आई वन और ये साई वन, एस आई टू, ई टू, साई टू, ठीक है ना। तो इन सब का जो रे के कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा, है ना, ऐसे साई थ्री, साई फोर, साई, ठीक है, क्योंकि ये एस साई वन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो आपको वापस साई वन ही मिल रहा है ना। ये तो है ना आइगन, ये इसको बोलते हैं आइगन मान समीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें और फिर वापस हमको वही फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइगन मान समीकरण और इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू और इसको बोलते हैं आइगन फलन, ठीक है। तो एक ही ऑपरेटर के ये बहुत सारे आइगन फलन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सब फलनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये तो है सिर्फ आइगन फलनों के लिए। और जो हमने पहली वाली जो लिखा था ना, साई इक्वल टू सी वन, साई वन प्लस सी टू, साई टू, दूसरे नंबर का, उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि ये इसका आइगन फलन ही हो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑपरेटर हो सकते हैं जिससे वैल्यू चेंज हो जाए, दूसरा नया फंक्शन मिल जाए, ठीक है ना। तो इनका भी तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना, इनका भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन करके कोई नया फलन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आइगन फलनों के लिए है और वो सभी के लिए था। वो जो पहला था ना, साई इक्वल टू सी वन, साई वन प्लस सी टू, साई टू, वो सबके लिए था, ठीक है ना। उनके लिए भी जिनके आइगन वैल्यू या आइगन मान नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, आइगन फलन नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जो डेल अपॉन डेल एक्स है, ठीक है ना, एक ऑपरेटर ये है आपका, ठीक है, ये ऑपरेटर है। तो इसको आप ऑपरेट करवाओगे, कोई एक्स स्क्वायर है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसके ऊपर ऑपरेट करवाओगे तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, तो नया फंक्शन क्या मिलेगा, 2x। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों चेंज हो गए ना, तो ये आइगन फलन नहीं है, ठीक है। जबकि आप यदि इसकी बात करें, e टू द पावर x की बात करें, ठीक है, a e टू द पावर x की बात करें तो डेल अपॉन डेल x, तो वापस a e टू द पावर x ही मिलेगा आपको, प्लस साथ में कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जो वैल्यू मिल रही है तो आइगन मान होगी, और जो ये फंक्शन वापस ऐसा का ऐसा मिल रहा है तो ये इसका आइगन फलन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकते हैं। तो वो तो सभी के लिए था, जो सेकंड नंबर था, तो ये यहाँ पे क्या है, आइगन मान के लिए, ठीक है। लास्ट एक और है, चलो आ जाएगा, ठीक है ना, 7। ये ध्यान रखना क्योंकि ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में काम आता रहेगा, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे यही काम आएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को भी देता है। देखा था ना बात आपने कि इक्वल टू साई स्टार साई करके ए स्क्वायर आ रहा था, है ना, तो ये सी स्क्वायर यही प्राप्त होगा आपको। ओके, तो जो साई जो आपके भौतिक तरंग फलन है, अवस्था फलन है, लास्ट का जो अवस्था फलन होता है या तरंग फलन होता है साई आर टी, ठीक ना। साई आर टी में समय के साथ
परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन को निम्न श्रोडिंगर समीकरण से देते हैं। वो श्रोडिंगर समीकरण कौन सी है, ये आप जानते हैं। ठीक ना, ये श्रोडिंगर समीकरण है। तो किसी भी भौतिक निकाय को सोल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हर जगह इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये मूल इक्वेशन भी है, क्वांटम मैकेनिक्स की मूल समीकरण भी कहते हैं, जहाँ पे जो H होता है हैमिल्टनियन संकारक होता है, ये H हैमिल्टनियन संकारक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, p²/2m + v r। ठीक है ना, ओके। तो ये थे आपके पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। है ठीक है।